मेरे प्यारे बच्चों, तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ स्टैटिस्टिक्स एज अ मेथड सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस में आपको मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में पूरा टॉपिक क्लियर कर चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सिंगुलर सेंस समझाने वाली हूँ, ठीक है। और जो भी फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं स्टैटिस्टिक के, ठीक है। चलो, स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। जो न्यूमेरिकल डाटा आपको कलेक्ट करना है, पहले आप क्या करोगे, इसमें स्टेजेस है बेटा, ठीक है। तो इसके अंदर 5 स्टेजेस आती हैं, ध्यान रखना। कलेक्शन ऑफ डाटा, पहले आप डाटा सारा कलेक्ट करोगे, इकट्ठा करोगे। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, अलग अलग डाटा को स्पेसिफाई करके, ठीक है, ऑर्गेनाइज करोगे कि ये सेम डाटा इस चीज़ का, इसको अलग रखो। फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट की टेस्ट कॉपी हैं, तो मैं 9th क्लास की अलग रखूँगी, 10th की अलग रखूँगी। मैंने सब कलेक्ट कर दी कॉपी सबकी, देन सबको अलग अलग रख दूंगी, ठीक है, ऑर्गेनाइज कर दूंगी, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, देन मैं उसकी प्रेजेंटेशन बनाऊंगी डेटा की। देन एनालिसिस ऑफ डाटा, फिर उस डेटा को एनालाइज भी करना है कि कहीं कोई भाई जो मतलब पिछला है या अब है, या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, पूरे अच्छे से एनालाइज करोगे। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, फिर आप करोगे इंटरप्रिटेशन डेटा की, ठीक है। आगे समझाऊंगी, ठीक है, बस आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी। अब आपकी बात आती है प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस में डिफरेंस क्या है। एक बार समझ लो, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस डील्स विद न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। भाई प्लूरल सेंस में आता है बेटा जो भी आपकी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अगर हम बात करें सिंगुलर सेंस, इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक इज बॉडी ऑफ वेरियस मेथड्स एंड टूल्स, ठीक है। जितने भी मेथड्स एंड टूल्स यूज होने वाले हैं, ठीक है, उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए, उस डेटा के लिए। सेकेंड पॉइंट इज स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। भाई डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है, पूरा डिस्क्राइब किया गया होता है डेटा को। इन सिंगुलर सेंस इट इज बेसिकली अ टूल ऑफ एनालिसिस। अगर हम सिंगुलर सेंस में बात करें, ये टूल माना जाता है, एनालाइज किया जाता है डाटा को। स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस इज ऑफन इन द रो स्टेट। भाई प्लूरल सेंस में जो स्टैटिस्टिक्स का डेटा होता है वो एक रो फॉर्म में होता है, रो स्टेट में होता है। बट इन द सिंगुलर सेंस इट हेल्प्स इन प्रोसेसिंग द रो डेटा। इसमें क्या होता है, उस रो डेटा का प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, किसमें, सिंगुलर में। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस इज क्वांटिटेटिव। क्या होती है बेटा, प्लूरल सेंस में क्वांटिटेटिव, बट सिंगुलर सेंस इट इज एन ऑपरेशनल टेक्निक। क्या होती है, ऑपरेशनल टेक्निक। इसको ध्यान रखो, मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ आपको पॉइंट से रिमेंबर करने हैं, इसलिए अलग से डिफरेंशिएट कर दिया है जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। इट रेफर्स टू सीरीज ऑफ डाटा। प्लूरल सेंस को सीरीज ऑफ डेटा बोलते हैं। एक बात ध्यान रखना कि अगर आपको डेफिनेशन भी आती हो तो आप इस डिफरेंस में से बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। इट रेफर्स टू स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है। इट में बी ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी नेचर, ध्यान रखना, या तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी नेचर होगा। बट सिंगुलर सेंस में इट इज ऑलवेज साइंटिफिक नेचर। कौन सा नेचर होता है, साइंटिफिक नेचर का होता है हमारा सिंगुलर सेंस। समझ में आ गया आपको प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस में डिफरेंशिएट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से नोट डाउन करो। अगर आप, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आप साथ साथ नोट डाउन करते जाओगे आपको तभी याद हो जाएगा मेरा बेटा, ठीक है। और उसके बाद अब पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद आप उसको एक बार रिवाइज कर लेना, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। देन अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो बेटा फंक्शंस है स्टैटिस्टिक्स के, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। So first function of statistics is to simplify complex fact. ठीक है, it is very difficult for an individual to understand and conclude from huge numerical data. Statistical method try to present the great mass of complex data into simplex and understandable form. देखो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स डेटा को भी सिंप्लीफाई कर देता है हमारा ये स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि आप पहले से ही प्रिपेयर करके चल रहे हो, पहले से ही डाटा कलेक्ट करके चल रहे हो, एक फॉर्मेट में चल रहे हो, डाटा कलेक्ट कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, प्रेजेंटेशन कर रहे हो, देन एनालाइज कर रहे हो, फिर इंटरप्रिटेशन कर रहे हो। तो आपने जो पूरा जो कॉम्प्लेक्स डेटा था उसको पहले ही सिंप्लीफाई कर दिया है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है,
कॉम्प्लेक्स फैक्ट को भी सिंप्लीफाई कर देता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि इतने बड़े न्यूमेरिकल डेटा को, कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करें। ठीक है, तो इसलिए स्टैटिस्टिक मेथड ट्राई टू प्रिवेंट द ग्रेट मास ऑफ कॉम्प्लेक्स डाटा इनटू सिंपल एंड अंडरस्टूडेबल। नेक्स्ट फंक्शन इज टू प्रेजेंट फैक्ट इन डेफिनाइट फॉर्म। जो भी फैक्ट है वो स्टैटिस्टिक उसको इस तरह से प्रेजेंट करता है, बिल्कुल डेफिनाइट फॉर्म में। क्वांटिटेटिव फैक्ट कैन बी इजीली बी बिलीव एंड ट्रस्टेड इन कंपैरिजन टू एब्स्ट्रैक्ट एंड क्वालिटेटिव फैक्ट। जो क्वांटिटेटिव फैक्ट होते हैं बेटा, उनको इजीली बिलीव किया जा सकता है, भरोसा किया जाता है उन पे, पर जो हमारे क्वालिटेटिव फैक्ट है उन पे आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। स्टैटिस्टिक्स समराइज द जनरलाइज्ड फैक्ट एंड प्रेजेंट्स देम इन अ डेफिनाइट फॉर्म। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, जो भी फैक्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो पहला फंक्शन कि कॉम्प्लेक्स को भी सिंप्लिसिटी में ले आता है, दूसरा जो फैक्ट है उनको डेफिनाइट फॉर्म में ले आता है। थर्ड फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट। अब स्टैटिस्टिकल डाटा आपके पास प्रेजेंट का है और जो पुराना है, जो पड़ा है पिछले सालों का, वो ऑलरेडी है। ठीक है, सो स्टैटिस्टिक हेल्प करता है कि आज का जो कंपैरिजन है आप पिछले से कर सकते हो। पढ़ते डेफिनेशन, कंपैरिजन इज वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज द एब्सोल्यूट फिगर कन्वे अ लेस कॉन्क्रीट मीनिंग। ठीक है, एग्जाम्पल पर कैपिटा। अगर आपको भाई स्टैटिस्टिकल डाटा आपने कलेक्ट किया तो आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो पिछले कई सालों के डेटा से। ठीक है, क्या चेंजेस आए। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। देन फोर्थ फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक इज टू हेल्प इन फोरकास्टिंग गेस। देखो, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपने कोई डेटा आज के टाइम में कलेक्ट किया और आपके पास पुराने पिछले भी डेटा लोगों ने कलेक्ट किए हुए वो रखी है इन्फॉर्मेशन, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि भाई इतने सालों से क्या चेंज आ रहा है, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, या फिर आगे क्या हो सकता है। ठीक है, आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हो, फोरकास्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास डेटा है, एज बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, करेक्ट फोरकास्टिंग इज एसेंशियल टू रिड्यूस the uncertainties of business. Statistical tools like interpolation, time series analysis, etc. help in making projections for future. अब आपके पास डेटा है तो बेटा आप ना एनालाइज भी कर सकते हो, आप ना फोरकास्ट कर सकते हो ऐसे कि भाई आगे महंगाई होगी या क्या होगा, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस में या लाइफ बहुत अनसर्टेन है, बिजनेस में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है, वी नेवर नो कब क्या हो जाए। ठीक है, इसलिए अगर आपके पास डेटा तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई हाँ हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा होगा। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम में, जैसे पिछले एग्जांपल देती हूँ, जैसे पिछले के समय में भाई किसी ने बोला था कि लोग ना पानी पियेंगे खरीद कर, मतलब पानी भी आने वाले समय में लोग खरीद के पीने वाले हैं। ठीक है, तो जब जो जिससे कह रहा था तो वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। देखो ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसने कुछ डेटा कलेक्ट किया होगा, कुछ कंपेयर किया होगा, कुछ प्रिडिक्ट किया होगा, या जिस तरह से यूसेज हो रही है उस तरह से। ठीक है, सो वही चीज हो रहा है, आज के टाइम में लोग पानी खरीद के पिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आज के टाइम में भी बहुत ज्यादा जैसे प्रेडिक्शन होती है, फोरकास्टिंग होती है कंपैरिजन करके कि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा महंगाई हो जाएगी, बहुत ज्यादा महंगाई हो जाएगी। ठीक है, सो इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके पास स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला, न्यूमेरिकल जो भी आपके पास डेटा है, अगर आप उसको कंपेयर करते हो, तो अगर आप बिल्कुल अच्छे से सिस्टमेटिक वे में डेटा है तो आप फोरकास्ट कर सकते हो, जो बिजनेस में आने वाली अनसर्टेनिटीज है उससे ही बच सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द फोर्थ फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक, दैट इज टू हेल्प इन फोरकास्टिंग। समझ में आया? ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो, अभी आगे कंटिन्यू पढ़ाऊंगी। स्टैटिस्टिक एज अ मेथड, सिंगुलर सेंस में आप क्या पढ़ते हो, स्टैटिस्टिक क्या करता है भाई, पहले कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, एंड फिफ्थ इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस में एक बार रीड आउट करोगे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। अगर दिक्कत फिर भी आती है आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं अलग से समझाऊंगी।
चाहे मेरे को लिख के अलग से नोट्स में आपको नोट्स बना के देने हो, मैं वो भी करूंगी, बट पढ़ लो मेरे बेटा, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है, ठीक है। सो फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स आपको समझ में आ गए। टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट, टू प्रेजेंट फैक्ट इन डेफिनाइट फॉर्म, टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट, टू हेल्प इन फॉरकास्टिंग। समझ में आ गया? कभी नहीं भूलोगे बेटा, अगर आप ध्यान से मेरी बात सुन रहे हो ना, आप क्लास के टॉपर बनोगे, ट्रस्ट मी। चलो हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। देखो इसमें क्या होता है बेटा, स्टैटिस्टिक मेथड आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। अब ये जो बेटा स्टैटिस्टिकल डाटा है, ये हेल्प करता है कि भाई अगर आपके ट्रेन के प्राइस बढ़ा दिए जाए तो क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या लोगों पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीजें भी आपका स्टैटिस्टिकल डाटा बताता है। नेक्स्ट इज टू एनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो, क्यों? आपकी इंडिविजुअल की नॉलेज बढ़ रही है, आपको एक एक्सपीरियंस मिल रहा है कि हाँ स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या होता है, एक्सपीरियंस आप ले रहे हो, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स एनेबल पीपल टू एनलार्ज देयर हॉरिजॉन, इट टू शार्पन्स द रेशनल थिंकिंग एंड रीजनिंग एंड इज हेल्पफुल इन प्रोपाउंडिंग न्यू थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो इंडिविजुअल की नॉलेज का बढ़ना, ठीक है, नया एक्सपीरियंस मिलना, वो भी स्टैटिस्टिकल डाटा के थ्रू मिलता है। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक। अब स्टैटिस्टिक की इम्पॉर्टेंस आप 4 जगह पे देखोगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू द गवर्नमेंट, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, importance of statistics in economic planning, importance of statistics in business, ठीक है। तो इन 4 जगह पे देखोगे अलग अलग। पहले हम बात करते हैं कि भाई स्टैटिस्टिक का गवर्नमेंट में क्या रोल है, गवर्नमेंट को कैसे इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो फर्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कैसे ये स्टैटिस्टिकल डाटा हेल्प करता है। द रोल ऑफ गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड and requires much greater information in the form of numerical figure to fulfill the welfare objective in addition to the efficient running of their administration. गवर्नमेंट क्या करती है भाई, पब्लिक का वेलफेयर के लिए सोचती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास न्यूमेरिकल डाटा की फिगर्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स सच एज टाइम सीरीज एनालिसिस, ध्यान से सुनो, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मेथड कौन कौन से मेथड्स, टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर जो कि आपका चैप्टर 8 है, फोरकास्टिंग एंड डिमांड एनालाइजिंग आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाती हैं उसके लिए बेटा क्या इस्तेमाल होता है, ये स्टैटिस्टिकल डेटा ही तो यूज होता है। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, क्या देखते हुए, सारे डेटा को कलेक्ट करके पिछले मिलाकर, ठीक है, सब कुछ सोच समझ के तभी तो पॉलिसी बनती है, वैसे थोड़ी ना पॉलिसी बन जाती है। तो गवर्नमेंट के लिए स्टैटिस्टिकल डाटा बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पब्लिक की वेलफेयर के लिए सोचते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल डेटा भी, स्टैटिस्टिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए भी। समझ में आ गया? आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, ठीक है, फॉर पॉलिसी मेकिंग, फॉर वेलफेयर ऑब्जेक्टिव, इस तरह से आप बनाकर पॉइंट्स में भी बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। चलो जी, वेरी इंटरेस्टिंग। अब इकोनॉमिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक की? फर्स्ट पॉइंट इज फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉ। जो भी इकोनॉमिक के लॉ बनाए जाते हैं वो स्टैटिस्टिक के बेस पे ही बनाए जाते हैं। द फेमस लॉ ऑफ डिमांड एंड कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था ना? चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। लॉ ऑफ डिमांड मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले। लॉ ऑफ डिमांड और आपका ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफाइन करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। The famous law of demand and concept of elasticity of demand have been developed by inductive method of generalization, which is also based on statistical principle. ये जो आप लॉ पढ़ रहे हो, ये जो आप इकोनॉमिक्स में जितने भी लॉज पढ़ रहे हो, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सारे स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल के बेस्ड पे ही बने हैं,
तो स्टैटिस्टिक्स आपके इकोनॉमिक्स में भी इम्पोर्टेंट है इसकी, क्योंकि ये लॉज में हेल्प करता है बनाने के लिए। नेक्स्ट, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। स्टैटिस्टिकल डाटा हेल्प करता है कि जो भी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम जनरेट हो रही हैं या इकोनॉमिक्स की जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं वो समझने के लिए हेल्प करता है। स्टैटिस्टिकल डाटा एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स play a vital role in understanding and solving economic problems such as poverty, unemployment, disparities in the distribution of income and wealth etc. अब देखो, जो गरीबी है, लोग बेरोजगारी है, और जो ये रिच और पुअर के बीच में डिफरेंस है, इसको समझने के लिए भी ये हेल्प करता है स्टैटिस्टिकल डाटा। अब आज के टाइम में क्या हो रहा है कि अमीर तो और अमीर होता जा रहा है, गरीब वो गरीब होता जा रहा है, अमीर नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, अमीर लोगों पे टैक्स लगाती है, ठीक है, जिससे अमीरों की भी इनकम गरीबों तक पहुंच जाए। और गरीबों के लिए क्या करती है कि भाई राशन वगैरह बहुत कम पैसों में उनको सामान दे देती है, ठीक है। सो ये सब गैप कैसे कम हो, पॉवर्टी गरीबी कैसे कम हो, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, ये कैसे कम हो, ये बेटा जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी में, ये सॉल्व हो सकती है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ कि स्टैटिस्टिकल डेटा की हेल्प से आप ये प्रॉब्लम जो हमारी इकोनॉमी में अराइज हो रही है ये भी सॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमिक्स में, ये समझ रहे हो। पहला लॉ बना रहे हैं इस डेटा के बेस पे, दूसरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ये मार्केट स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मैं पढ़ा चुकी हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर में आप जितनी भी टाइप्स ऑफ मार्केट देखते हो, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, ये सब स्टडी ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली एक्सेट्रा रिक्वायर स्टैटिस्टिकल comparison of market prices, cost and profits of individual firm. Statistics also facilitate intersectoral and intertemporal comparison. देखो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हो, मार्केट स्ट्रक्चर की स्टडी करते हो, जो भी ये मोनोपोली में लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है, और जो भी चीज़ें इसके अंदर हो रही हैं, प्राइस बढ़ना घटना, ये सब आप समझ सकते हो एक स्टैटिस्टिकल डेटा की हेल्प से, ठीक है। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए भी हेल्प करता है। समझ रहे हो, समझ में आ रहा है ना। पहले हमने किसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल टू दी गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग मैथमेटिकल रिलेशन। यस, मैथमेटिकल रिलेशन को भी एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू एस्टिमेट मैथमेटिकल रिलेशन एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल। जो भी रिलेशनशिप है, जो भी कॉज एंड इफेक्ट हो रहा है, उस चीज को भी पता करने में हेल्प करता है क्या, हमारा स्टैटिस्टिकल टूल्स, स्टैटिस्टिक्स। यूजफुल टू स्टडी बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक कंसेप्ट। देखो जो भी इकोनॉमिक के हम अलग अलग कंसेप्ट पढ़ते आए हैं, उसको आपका जो उसका बिहेवियर रहने वाला है, कैसे प्राइस ज्यादा बढ़ जाएगा, कब बढ़ेगा, इन्फ्लेशन होगा, ये सब ट्रेंड सीरीज एनालिसिस, ये ध्यान रखना, ट्रेंड सीरीज एनालिसिस इज यूज्ड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ प्राइसेस। प्राइस का बिहेवियर कि अब बढ़ेगा घटेगा किससे पता चलता है, हमारे ट्रेंड सीरीज एनालिसिस से। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ कमोडिटीज, मनी इन सर्कुलेशन एंड बैंक डिपॉजिट एंड क्लियरिंग। हमारा कितना पैसा घूम रहा है, कितनी बैंक में डिपॉजिट है, कितना सर्कुलेशन हो रहा है मनी का, ठीक है, कितना पैसा है और क्या चीज हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे इकोनॉमिक कंसेप्ट जो हैं, जो भी हम प्राइस, प्रोडक्शन, कंजप्शन, ये सब पता कर सकते हैं। इनका स्टडी बिहेवियर हम पता कर सकते हैं कैसा रहने वाला है इन फ्यूचर, वो भी बताता है स्टैटिस्टिक्स। देन इज प्राइस एनालिसिस, ठीक है भाई, क्या ट्रेंड आने वाला है प्राइस में, क्या इन्फ्लेशन होगा, तो ये सारी चीजें। Statistical survey of prices help in studying the theories of prices, price policy and price trend as well as their relationship to the general problem of inflation.
ठीक है भाई, इन्फ्लेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि महंगाई बढ़ जाती है, तो वो चीज भी हम प्राइस एनालाइज कर सकते हैं कि भाई अगर प्राइस बढ़ गया तो क्या इफेक्ट होगा, क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा। ये सब हमें प्राइस एनालिसिस हेल्प करता है इस चीज को करने में, हमारा कौन, स्टैटिस्टिक्स। सो नेक्स्ट हमारा आता है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन किसमें, प्लानिंग। स्टैटिस्टिक प्लानिंग इंपॉर्टेंस क्या है, चलो, एट एवरी स्टेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग देयर इज अ नीड फॉर figures and statistical method. Using statistical technique, it is possible to access the amount of various resources available in the economy and accordingly determine whether the specified rate of growth is suitable or not. Statistical analysis, देखो मैं एक एक वर्ड आपको बोल बोल के करा रही हूँ, अगर आप अभी ध्यान से पढ़ोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा सारा कंसेप्ट, ठीक है। और राइटिंग भी समझ में नहीं आए तो मैं बोल कर बता रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा रिगार्डिंग एन इकोनॉमी में रिवील सर्टेन क्रूशियल एरियाज लाइक इंक्रीजिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन विच में रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन। अब स्टैटिस्टिक के जो भी आपके पास डेटा होता है वो आपको प्लानिंग करने में बहुत मदद करता है। आप अगर आने वाले टाइम में आपको लगता है कि भाई एकदम से आने वाले टाइम में महंगाई होने वाली है, तो आप इमीडिएट एक्शन ले सकते हो, ठीक है, उस पर अटेंशन पे कर सकते हो, ठीक, उस चीज को आप कहीं ना कहीं जो अनसर्टेनिटी आने वाली थी उस पर आप काम कर सकते हो। सो बेटा आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, बहुत टफ नहीं है बेटा, इजी है, आप पढ़ो एक बार, खुद से एक बार रीड आउट करो, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक इन बिजनेस, देखो बिजनेस में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक, ठीक है भाई, क्योंकि बिजनेस बहुत अनसर्टेन होता है, वी नेवर नो कब क्या हो जाए, सो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट इज फॉर इस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस यूनिट। अगर कोई आप बिजनेस खड़ा करना चाहते हो तो उससे पहले आप क्या करोगे, सारी डिटेल लोगे, सारा उस चीज का जो भी डेटा लोगे कि भाई कैसा ये बिजनेस रहा है या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अब मेरी बात सुनो, बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस इट इज नेसेसरी टू नो इट्स फिजिबिलिटी, ठीक है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो आपको पता होना चाहिए उसकी फिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। इट इन्वॉल्व डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस लोकेशन, size of unit, availability of inputs, taxes, size of market share, turnover, etc. आप कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करोगे उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, भाई किस लोकेशन पे आप करना चाहते हैं, क्या उसकी साइज होने वाला है, या इनपुट्स क्या आसपास में मार्केट अवेलेबल है जो आप इनपुट्स आसानी से उसके जो भी हैं आप अवेलेबल हो, टैक्स क्या लगेगा उस बिजनेस करने के लिए, आपका मार्केट शेयर क्या होगा या टर्नओवर, सारी चीजें आप पहले उसका डेटा कलेक्ट करो कि भाई ये बिजनेस ने कर रखा है, कैसे कैसे ये सारी चीजें हुई हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक प्रोवाइड गाइडलाइंस विच में प्रूव टू बी हेल्पफुल इन मेकिंग की डिसीजंस। सो बेटा इस्टेब्लिश करता है ये क्या, बिजनेस यूनिट अगर आप खड़ा कर रहे हो तो उसके लिए आपको पहले ही सारी चीजें पता चल जाएंगी कि हाँ आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते, या फिर किस तरह का आपको बिजनेस करना है, क्या क्या चीजें इफेक्ट होगी, क्योंकि डेटा ऑलरेडी है, आप उसको कलेक्ट करोगे। तो स्टैटिस्टिकल टूल्स, स्टैटिस्टिकल मेथड, स्टैटिस्टिक बहुत हेल्प करता है एक बिजनेस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर मेकिंग मार्केट स्ट्रेटेजी। यस, अगर आपके पास डेटा है तो आप अच्छे से बहुत बेहतरीन मार्केट स्ट्रेटेजी बना सकते हो, ठीक है। बिफोर अ प्रोडक्ट इज लॉन्च, मार्केट रिसर्च टीम मेक यूज ऑफ वेरियस स्टैटिस्टिक टेक्निक लाइक सर्वे टू एनालाइज डेटा एंड पॉपुलेशन, परचेजिंग पावर हैबिट्स of consumer, competitors, pricing, etc. Such studies reveal the possible market potential for the product. अब देखो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप कैसे करोगे, आप क्या करोगे कि आप प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले मार्केट रिसर्च करवाओगे अपनी टीम से कि भाई जहाँ पे मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ या करने वाली हूँ तो वहां पर क्या ये मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, क्या क्या इफेक्ट होगा, क्या वहाँ की, और वहाँ पे चलो मैंने सोचा कि भाई जहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है मैं वहाँ पे ये प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो लोगों की इनकम ही इतनी ना हो,
पॉपुलेशन तो है बट इनकम ही नहीं है, तो वो कैसे खरीदेंगे। बट ऐसा भी हो सकता है कि भाई पॉपुलेशन भी चलो मीडियम है, एवरेज है, पर लोगों को पैसा बहुत है, तो खरीदेंगे लोग। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो भाई हो सकता है पैसा भी सब पे हो। तो डिपेंड करता है कि आप बहुत जो भी स्टैटिस्टिकल टूल्स मेथड होते हैं, सर्वे वगैरह कराओगे, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि ये सर किस इंटरेस्ट है कंज्यूमर्स का या नहीं है, या फिर वहाँ पे कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, कॉम्पिटिटर की क्या वहाँ पे वैल्यू है, या बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर एस्टिमेटिंग द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। भाई जो मैंने आपको बताया अभी, डिमांड प्रोडक्ट की एस्टिमेट कर सकते हो आप विद यूज ऑफ सर्वेज। आफ्टर लॉन्चिंग ऑफ बिजनेस द नेक्स्ट स्टेप इज टू एस्टिमेट द प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। जब आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप एस्टिमेट करो कि जो आपकी प्रेजेंट में डिमांड है उससे बहुत अच्छी ज़्यादा फ्यूचर में होगी। ठीक है, क्योंकि आपने स्ट्रेटजी इस तरीके से बनाई है, आपके पास स्टैटिस्टिकल डेटा है, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स, स्टैटिस्टिकल मेथड, यू हैव प्लान्ड वेल फॉर योर बिजनेस, सो आपका बिजनेस ग्रो होगा। समझ में आ गया बिजनेस में कितनी इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिकल टूल्स की। तो इसलिए आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो मेरे बेटा, नॉलेज लेने के लिए। अगर आप में से कल को जो मेरी वीडियो ये देख रहा है, अगर आप बच्चों कल को बिजनेसमैन बनना चाहते हो, बिजनेस वुमेन बनना चाहते हो, तो आपको जरूरत पड़ेगी स्टैटिस्टिकल टूल्स की। इतना इंपॉर्टेंट है ये स्टैटिस्टिक्स आप सिर्फ रटने के लिए नहीं पढ़ते हो। स्टैटिस्टिकल देखो, मैंने आपको एक बात बताई है, जो भी आप पढ़ते हो ना, यू शुड नो कि आप ये क्यों पढ़ रहे हो, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, कि आप क्यों पढ़ रहे हो, इसको क्यों पढ़ रहे हो। हर चीज का कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, हर चीज का कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। तो ये बात ध्यान रखना कि जो भी आप पढ़ रहे हो, अपने आप से क्वेश्चन करो कि मैं ये पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ, मेरे को क्या हेल्प करने वाला है। सिर्फ ये चीज के लिए नहीं पढ़ना कि मैं ये पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे मार्क्स लाने हैं। नहीं बेटा, आप जो ये पढ़ाई कर रहे हो ना, ये फ्यूचर में आपके बहुत हेल्प आने वाली है, बहुत। इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल टूल, जो भी आपकी स्टैटिस्टिकल प्लानिंग है, बिजनेस है, जो भी आपने ये सब पढ़ा है, ये सब आपका हेल्प करेगा। क्या स्टैटिस्टिकल टूल, स्टैटिस्टिकल मेथड, ये सब हेल्प करते हैं आपके। ठीक है, आई होप आपको ये सारे टॉपिक क्लियरली समझ में आ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ नोट्स बना के चलो, तो आपको इसी तरह से पढ़ना है। ठीक है, देखो जैसे ही यहाँ पे लिखा है ना, फॉर एस्टिमेटिंग द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। देखो आप एस्टिमेट कर रहे हो आज के टाइम में कि भाई आने वाले टाइम में पेट्रोल खत्म होने वाला है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, आज के टाइम में आप देख रहे हो कितनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चल रही हैं, क्योंकि पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या एस्टिमेट कर रहे हो कि भाई इस प्रोडक्ट की डिमांड खत्म होने वाली है, तो हमें किसी और प्रोडक्ट पे काम करना है। ठीक है, तो आने वाले टाइम पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो सब इलेक्ट्रिकल पे ही शिफ्ट होंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया हो। सो बेटा, आप इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। So first limitation is statistics does not study qualitative phenomena. Statistics can be applied in studying only those problems which can be stated and expressed quantitatively. जो quantitatively आपका express किया जा सकता है। ठीक है, qualitative characters such as honesty, poverty, welfare, beauty, health, etc. cannot directly be measured quantitatively. ठीक है, सो बेटा जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स हैं उनमें मेजर नहीं किया जा सकता, जो क्वांटिटेटिव हैं उनमें मेजर किया जा सकता है। सेकंड इज स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल्स। देखो स्टैटिस्टिक्स जो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आई हूँ कि एग्रीगेट में अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं अकेले के मार्क्स बताऊं कि मेरे मैथ्स में 95 मार्क्स है, या मेरी 95% है, या 99% है, अकेले की बात कर रही हूँ, नहीं अकेले की बात नहीं करनी, मेरी पूरी क्लास के बच्चों का क्या एवरेज है, या मेरी पूरी क्लास के बच्चे की कितनी परसेंटेज है, पूरे एग्रीगेट की बात करनी है, सिंगल बंदे की बात नहीं होगी। स्टैटिस्टिक्स डील ओनली विद एग्रीगेट ऑफ फैक्ट एंड नो इम्पोर्टेंस इज अटैच्ड टू इंडिविजुअल आइटम। ठीक है, थर्ड इज स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज। यस बेटा, कई बार डेटा अपने फायदे के लिए मिसयूज किया जा सकता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज बाय इग्नोरेंट और wrongly motivated persons. Any person can misuse statistics
एंड ड्रॉ एनी टाइप ऑफ कंक्लूजन ही लाइक्स। आजकल आप देख रहे हो ना कि आप किसी को अपना नंबर देते हो, कितने फोन कॉल्स वगैरह आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो डेटा आपका पहुंच जाता है, ठीक है, दूसरे लोगों पे, तो वो उसका मिसयूज करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के टाइम में आप देखते हो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि फ़ोन करके पैसे ट्रांसफर कराना, ये सब करना, डेटा आप ले लेते हैं अपने पास, ठीक है, OTP के थ्रू आपका सब कुछ पैसे से निकाल लेते हैं। तो स्टैटिस्टिक जो ये डेटा है ना, जो डेटा लोग कलेक्ट करते हैं, उसका मिसयूज भी हो जाता है। Fourth is statistical results are true only on average. Statistical results are true on average as the results are affected by large number of causes. ठीक है, रिजल्ट किससे इफेक्ट होता है? बहुत लार्ज नंबर ऑफ कॉजेज से। इन अदर वर्ड्स स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट यूनिवर्सली ट्रू। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो स्टैटिस्टिकल लॉज हैं ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट as statistical laws are probabilistic in nature. Inferences based on them are only approximate and not exact like inferences based on mathematical or scientific law. ठीक है, पढ़ते ही समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। आप पॉइंट्स कोई भी आप 3 या 4 पॉइंट्स याद रखो अपने आप, फिर उसमें बनाकर लिख देना, ठीक है, बहुत इजी है। जब आपको पूरा स्टैटिस्टिक्स समझ में आ गया, फीचर्स इंपॉर्टेंस समझ में आ गया, तो लिमिटेशंस तो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। Only experts can make the best possible use of statistics. Yes, as we already know कि कोई भी चीज का कोई एक्सपर्ट ही उसको बहुत अच्छे से यूज कर सकता है, इसलिए स्टैटिस्टिक को बहुत अच्छे से उसका आउटकम निकाल सकता है कौन? स्टैटिस्टिक्स के जो भी एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। सो लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स समझ में आ गई, ध्यान रखो। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमिना, statistics does not deal with individuals, statistics can be misused, statistical results are true only on average, statistical laws are not exact and only expert can make the best possible use of statistics. आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो ये चैप्टर आपका 2 पार्ट में बना है, पार्ट 1 ऑलरेडी करा चुकी हूँ, दिस इज योर पार्ट 2। सो यहाँ पे होती है हमारे चैप्टर की एंडिंग। आई होप आपको पूरा चैप्टर के जितने भी मैंने टॉपिक्स पढ़ाए आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। नहीं आया तो कोई टॉपिक तो मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट। मेहनत करते रहो, नोट्स बनाते रहो, साथ साथ रिवाइज करते रहो। ऐसा नहीं है एक बार आपने पढ़ लिया और उसको छोड़ दिया, नहीं, साथ साथ रिवीजन करते चलो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एज वेल एज फॉर योर फ्यूचर।